तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया था, मेल गैमेट बनाना सीख लिया था, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट सब पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, कैसा होता है। तो बताइए, किसी को पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम? पहला क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम? आंसर है फीमेल गाइनोशियम। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम कोई पूछे आपसे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गाइनोशियम। क्या होता है? गाइनोशियम, याद रहेगा। अब इसकी एक यूनिट को क्या कहते हैं? अगला लाइन, द यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज कार्पेल। कार्पेल। अ यूनिट ऑफ गाइनोशियम is known as किस नाम से जानेंगे? कार्पेल के नाम से जानते हैं, कार्पेल। या एक और नाम भी है कार्पेल के अलावा, पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। कार्पेल या पिस्टल के नाम से जानते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोशियम कहते हैं और गाइनोशियम के एक यूनिट को कार्पेल या पिस्टल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? कैसा दिखता है कार्पेल या पिस्टल? देखो ऐसा दिखता है, ऊपर की ओर ऐसा होगा। इस वाले भाग को, यहां से यहां तक के भाग को स्टिग्मा के नाम से जानेंगे। फिर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसे स्टाइल कहेंगे। और नीचे में एक सोलोन पार्ट होगा, इसको ओवरी कहेंगे। तो पूछा जाए अगला लाइन कि एक कार्पेल में कितने पार्ट होते हैं? अगली लाइन है, द कार्पेल is consist of 3 parts। कितने पार्ट से मिलकर बना है कार्पेल? 3 पार्ट्स। नेमली क्या क्या नाम है उनके? स्टिग्मा, नंबर 2 है स्टाइल और नंबर 3 है ओवरी। ये 3 पार्ट मिलकर बनाते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, कार्पेल को। स्टिग्मा वो जगह है जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। तो देख सकते हो, स्टिग्मा वो जगह है जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। पॉलन ग्रेन उड़कर आएंगे तो कहां चिपकेंगे, कहां पर लैंड होंगे? स्टिग्मा में। स्टाइल कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्टाइल कैसा दिखता है? ट्यूब लाइक, लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टाइल जो है लॉन्ग होगा, थिन होगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। स्टिग्मा कैसा है, स्टाइल कैसा है, समझ में आई बात? स्टिग्मा के बारे में क्या मालूम चला आपको? स्टिग्मा कैसा है? स्टिग्मा फ्लैट है, स्टिकी नेचर का होगा, जिसमें आकर कौन लैंड करेगा? पॉलन ग्रेन्स। स्टाइल कैसा है? स्टाइल कैसा है? स्टाइल के बारे में बताइए। स्टाइल जो है लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर है, जिस लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर है जो किसको किससे कनेक्ट करता है? ये स्टाइल किसको किससे कनेक्ट करता है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने वाला कौन है? तो द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू ओवरी इज नोन एज स्टाइल। बोलो, स्टाइल बोलेंगे। वेरी गुड। और नीचे वाले पार्ट को, ये सोलोन पार्ट, द बेस ऑफ स्टाइल इज सोलोन, नोन एज ओवरी। कोई दिक्कत यहां पर, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ओवरी तक समझने में कोई दिक्कत लग रही है तो बोलो जल्दी से बच्चों। एक बार फिर से बना देते हैं डायग्राम, थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे समझाना आसान रहे। ध्यान से देखना, ये रही स्टिग्मा, दिख तो रहा है ना बोर्ड? ये रही स्टाइल और ये बड़ी सी ओवरी बना रहे हैं। बड़ी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको इसको समझाना है अभी डिटेल में, इसलिए हम इसको समझाने के लिए बड़ी बना रहे हैं। कुछ टेढ़ी मेढ़ी बन गई क्या? रुको भाई, ज्यादा ही अजीब बन गई है बड़ी के चक्कर में। रुको, इतनी ना फ्राई थी। ये रही ओवरी। कोई दिक्कत? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिख रही है स्क्रीन पे? यस सर। ओवरी देख पा रहे हो? ये ओवरी है ना? ओवरी के अंदर के पार्ट को, यहां को क्या कहते हैं? इस पार्ट को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, लोक्यूल के नाम से जानते हैं। ओवरी के अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं?
लोक्यूल, याद रखिएगा, द पार्ट ऑफ ओवरी के अंदर के पार्ट को, द प्लेस वेयर ओव्यूल्स आर फॉर्म इज नोन एज लोक्यूल। लोक्यूल। तो ओवरी के अंदर के पार्ट को लोक्यूल कहते हैं और इसी में ओव्यूल्स होते हैं। कोई दिक्कत? तो ओव्यूल का फॉर्मेशन कहां होगा? ओव्यूल कहां होते हैं? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर किस पार्ट में? लोक्यूल। तो ये पूरा पूरा क्या है? लोक्यूल है। मेरा हाथ जहां घूम रहा है ये क्या है? लोक्यूल है। अगली लाइन देखना ध्यान से, ओवरी में कहीं पर भी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं? क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में डिटेल में पढ़ाए थे, बताइए। यूनिकल। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सोच का आंसर तो जल्दीबाजी मत करो। कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ओवरी इज नोन एज, सोचो। प्लेसेंटा। वेरी गुड, सही आंसर है। प्लेसेंटा कहते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ाया था, याद कर लो। ये प्लेसेंटा कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम यहां समझाने के लिए यही बना रहे हैं। ये क्या है? प्लेसेंटा है। किस शेप का है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। ओवरी में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? प्लेसेंटा के नाम से जानेंगे। और प्लेसेंटा ही वो जगह है जहां से कौन जन्म लेगा? ओव्यूल का जन्म कहां से होता है? क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। प्लेसेंटा से। तो ओव्यूल से तो यहीं से प्लेसेंटा से ओव्यूल निकलेंगे। एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स निकलेंगे? कितने भी निकल सकते हैं। किसी ओवरी में, एक ओवरी में एक ओव्यूल्स भी हो सकता है। ये एक ओव्यूल्स है, ओवरी में है और ये उसको जोड़ रहा है। ये एक ओव्यूल भी हो सकता है। और किसी ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स भी आकर आपके ऐसे जुड़ सकते हैं। देखो ये बहुत सारे ओव्यूल्स भी जुड़ गए हैं। किसी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। सोच का आंसर दिए। मैंगो में कितने ओव्यूल्स होंगे? आंसर दीजिए, एक या बहुत सारे? वन। पपाया में? मेनी। कैसे जानते हैं किसमें एक होंगे किसमें बहुत सारे होंगे? आपको कैसे मालूम चला ओव्यूल कितने होंगे किसमें? कैसे डिसाइड करते हो? पपाया में बहुत सारे हैं और मैंगो में एक है, कैसे जाने ये बात? सीड से, क्योंकि ओव्यूल्स आगे जाकर भविष्य में क्या बनेगा? सीड। जिस फ्रूट के अंदर एक ही सीड होता है उसमें एक ही ओव्यूल होता है। जिस फ्रूट में बहुत सारे सीड बनते हैं उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते होंगे। तो मतलब पपाया में बहुत सारे सीड होते हैं, इसलिए पपाया में बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। जबकि आपके उसकी बात करेंगे मैंगो में कितने सीड होंगे? एक सीड होता है, इसलिए मैंगो में ओव्यूल कितने होंगे? समझ में आई? तो नंबर ऑफ फ्रूट से आप समझ जाएंगे नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने होंगे। बताइए ऑरेंज में कितने ओव्यूल्स होंगे? कितने होंगे ऑरेंज में? बहुत सारे होंगे, मेनी होंगे। तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो ना किस प्लांट में एक होगा, किस प्लांट में बहुत सारे होंगे। राइस में एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड निकलता है, इसलिए 1 होगा। समझ में आ रही बात? जिसमें एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड निकलता है, समझ जाना उसमें एक ही ओवरी है, एक ही ओव्यूल्स है एक ओवरी के अंदर। तो देख सकते हो इसमें कितने ओव्यूल्स होंगे? 3 है। किसी में एक होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। डिपेंड करता है कितने भी ओव्यूल्स हो सकते हैं। हम एक ही ओव्यूल्स वाला बना रहे हैं। ये देखो एक ओव्यूल्स लगा हुआ है। ये नीला नीला क्या लगा हुआ है? ओव्यूल। ये क्या है? नीला नीला ओव्यूल है। और ये डंडी जो प्लेसेंटा को ओव्यूल्स तक लेकर जाती है, डंडी क्या कहेंगे? ये तो ओव्यूल्स है, लिख देते हैं ओव्यूल्स है, नीला नीला। और ये हरी वाली डंडी क्या कहेंगे? हरे रंग की डंडी जो है, इस डंडी का नाम बताइए। ये हरा हरा तोता जो है क्या है? फ्यूनिकल के नाम से जानेंगे। वेरी गुड, सही आंसर, फ्यूनिकल है ये फ्यूनिकल कहलाएगी वो डंडी जो ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट करती है, प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करती है। उस डंडी का नाम क्या होता है? उस स्टॉल का नाम? ये सब कुछ हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। एक बार 11th में पढ़ चुके हो, दोबारा रिवीजन चल रहा है आप लोग का। तो आपको क्या क्या समझ में आया इस डायग्राम में? बताइए। ये क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? स्टाइल है। ये क्या है? ओवरी है। ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ये कौन छोटा सा? ओव्यूल्स है। ये क्या है? प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा और ओव्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए डंडी है जिसका नाम है
ये डंडी कहीं ना कहीं जाकर जुड़ती होगी। ये देखो, ये स्पॉट पे टच की, जिस स्पॉट पर डंडी फ्रूट्स को टच करती है, ओव्यूल्स को टच करती है, उस स्पॉट को क्या कहेंगे, उस जगह को क्या कहेंगे, उस निशान को क्या कहेंगे, हाइलम के नाम से जानेंगे। हाइलम, हाइलम इज द स्पॉट वेयर फ्यूनिकल्स कनेक्ट विद द ओव्यूल्स। फ्यूनिकल्स को ओव्यूल से जोड़ने वाला कौन है, हाइलम है। ये सब कुछ 11th में पढ़े थे, अभी रिवीजन हो रहा है आपका। कोई दिक्कत लग रहा है क्या यहां तक समझने में? शुरू से बता दें एक बार, फिर से रफ करके शुरू से बता दें। देखो शुरू से सुन लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नको लेना है, हम हैं तो क्या गम है। कार्पेल का डायग्राम बनाइए। कार्पेल में क्या क्या होगा, ऊपर ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। देख पा रहे हो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर के भाग को क्या कहेंगे, इसको लोक्यूल के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, लोक्यूल्स के नाम से जानेंगे। लोक्यूल्स में कुशन लाइक स्ट्रक्चर कहीं पर पाया जाएगा, इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहेंगे, प्लेसेंटा के नाम से जानेंगे। और प्लेसेंटा से आपके कौन जो कनेक्टेड होगा, प्लेसेंटा से कनेक्टेड होगा एक ओव्यूल्स। एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से प्लांट की हम बात कर रहे हैं। और इस ओवरी को ओव्यूल से, इस प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने का काम कौन करता है, एक डंडी करती है। डंडी को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के नाम जानते हैं। ये रहा ओव्यूल, और ओव्यूल्स को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम जो कर रही डंडी, इस डंडी का नाम है फ्यूनिकल। और ये डंडी जहां पर जाकर यहां पे जुड़ रही है, इसको देखो, जिस स्पॉट पर डंडी जाकर आपकी किससे कनेक्ट हुई है, ओव्यूल से, तो फ्यूनिकल्स को ओव्यूल से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये हाइलम। इस स्पॉट का नाम होगा, इस क्षेत्र हाइलम के नाम जानेंगे इस निशान को, इस तो हाइलम कहेंगे। इतने वर्ड लेबलिंग समझ में आ रही क्या? कोई दिक्कत है किसी को, किसी भी बच्चे को एक बार और बताना है या आगे बढ़ सकते हैं? अब लिखवा नहीं रहे हम, अब अपने से खुद से लिख लेना, हम बता दिए, समझा दिए आपको। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब इसको जूम करते हैं, सिर्फ एक ओव्यूल्स को जूम करते हैं। ये एक ओव्यूल्स को जूम करते हैं और देखते हैं ओव्यूल्स में क्या है। लिखवा दें क्या, इसको भी लिखवाने की जरूरत है क्या, या अपने से लिख लोगे, समझ? हाँ, अपने से लिख ले, तुम्हारी मर्जी। तो आगे बात करते हैं हम। अब ओव्यूल्स को जूम करते हैं। ओव्यूल्स के अंदर के मेन पार्ट को क्या कहते हैं, ओव्यूल्स के अंदर के हिस्से को क्या कहते हैं, किसी को पता है? न्यूशिलस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूशिलस। लिख देते हैं यहां पर, द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल्स is ovule is known as न्यूशिलस। न्यूशिलस के नाम से जानते हैं। न्यूशिलस किसे कहते हैं, ओव्यूल्स के अंदर के मेन हिस्से को न्यूशिलस के नाम जानते हैं। ये सब क्या है यहां पर, ये क्या है अंदर का पार्ट, ओव्यूल्स के अंदर का जो पार्ट है, इसे किस नाम से जानेंगे, ये जो भी है व्हाटएवर, न्यूशिलस। क्या है, न्यूशिलस है। तो ओव्यूल्स के अंदर के मेन पार्ट को न्यूशिलस कहते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत है क्या? अब हम बाहर निकाल के इस ओव्यूल को बाहर निकाल के जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये ओव्यूल्स को हमने बाहर निकाल कर जूम कर रहे हैं अब हम। तो ओव्यूल्स का डायग्राम जब देखेंगे तो ओव्यूल्स के चार बीचों बीच में क्या है, बहुत सारी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल है। बहुत सारी सेल्स हैं। ये कैसी सेल है, डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल है ये। इन्हें हम न्यूशिलस के नाम से जानेंगे। न्यूशिलस रहा। और न्यूशिलस के चारों तरफ कवच होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। कितने लेयर कवच हो सकता है? तो जनरली किसी किसी में एक लेयर कवच होगा, ठीक है। किसी किसी में, ज्यादातर में 2 लेयर होता है। मैक्सिमम में कितना लेयर होता है? 2 लेयर होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में, मैक्सिमम प्लांट में 2 लेयर होती हैं। किसी किसी में 1 भी हो सकती है, किसी किसी में 3 भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में
टू लेयर। बाहर वाली को क्या कहेंगे? बाहर वाली को आउटर इंट्यूगमेंट के नाम से जानेंगे। याद आ रहा है ये वर्ड? पढ़ाए थे आउटर इंट्यूगमेंट। Yes, sir. और अंदर वाली लेयर को क्या कहेंगे? अंदर वाली लेयर का नाम यहां समझो पहले, फिर बाद में एनसीईआरटी बुक देखना। इनर इंट्यूगमेंट। तो कितने इंट्यूगमेंट हो गए? दो इंट्यूगमेंट हो गए। बाहर वाला और अंदर वाला दो इंट्यूगमेंट है, इसलिए बाहर वाले को आउटर इंट्यूगमेंट कहेंगे, अंदर वाले को इनर इंट्यूगमेंट कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो व्यूल्स के चारों तरफ जनरली कितने लेयर की कवर लेयर होता है? कितना लेयर होता है जनरली डबल होता है। किसी किसी में 1 और 3 भी हो सकता है, किसी किसी में 1 और 3 हो सकता है, किसी में 1 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैक्सिमम ओव्यूल्स के चारों तरफ कितने लेयर होती है? बताओ मैक्सिमम ओव्यूल्स में कितनी लेयर दिखेगी? मैक्सिमम ओव्यूल्स में 2. 2 लेयर। बाहर वाली लेयर को, Outer again. अंदर वाली लेयर को। इनर कोई इंटीग्रेशन। दिक्कत है लाइन समझने में? इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है क्या? इसको भी लिखवा देते हैं आपके, इसको रफ करके हम लिखवा देते हैं इसी लाइन को। क्या बोला था हमने? यहां पर जगह नहीं है इसलिए रफ कर दिए, यहां लिख देते हैं इसी लाइन को। द न्यूशिलस इज कवर्ड बाई, क्या लिखा है? द न्यूशिलस इज कवर्ड बाई 2 लेयर known as outer and inner integument। आउटर और इनर इंट्यूगमेंट के नाम से जानेंगे। बाहर वाली को आउटर इंट्यूगमेंट, अंदर वाली लेयर को इनर इंट्यूगमेंट के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत है समझने में? कि क्या है लाल लाल जो आपको बनाए हैं, ये लाल वाला क्या है एक्चुअली में? ये लाल लाल 2 लेयर क्या दिख रही है आपको यहां डायग्राम में? डायग्राम में बना लेना 2 लेयर। क्या है 2 लेयर? एक है आउटर इंट्यूगमेंट और दूसरा क्या है? इनर इंट्यूगमेंट। देख पा रहे हो आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट को? और बीचों बीच में नीला नीला क्या भरा हुआ है? न्यूशिलस है। न्यूशिलस के चारों तरफ कितनी लेयर होगी? डबल लेयर होगी, आउटर इंट्यूगमेंट और। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी भी बच्चे को? अगर नहीं है तो और आगे चलते हैं फिर धीरे धीरे। किसी किसी प्लांट में, लीची का नाम आपने सुना होगा, आप लोगों ने तो नहीं सुना होगा। लीची बिहार तरफ आती है, झारखंड बिहार में एक फ्रूट्स है, मीठा मीठा होता है। तो लीची नाम का जो फ्रूट्स होता है उसमें 3 लेयर होती हैं, और थर्ड लेयर जो होती है उसे एरिल के नाम से जानते हैं। एरिल तो लिख सकते हो एक्सेप्शनली, अगर चाहो तो लिख लो, एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शनली in lychee plant, in lychee fruit, in lychee, it has 3 layer। इंट्यूगमेंट। कितने लेयर इंट्यूगमेंट होता है कुछ प्लांट में? 3rd लेयर होता है, और 3rd लेयर इंट्यूगमेंट जिसमें पाया जाएगा उस प्लांट का नाम है लीची। सबसे फेमस नाम है, और भी बहुत सारे प्लांट है बट लीची सबसे फेमस है इसमें से। लीची के प्लांट में कितने लेयर होगी? 3rd लेयर इंट्यूगमेंट भी दिखने मिलेगा। 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर होगी। और इस 3rd लेयर को क्या नाम से जानेंगे? 3rd लेयर इंट्यूगमेंट। 3rd लेयर इंट्यूगमेंट को दूसरा नाम बताइए। एरिल के नाम से जानते हैं, ARIL, एरिल। 3rd लेयर इंट्यूगमेंट को क्या कहेंगे? तीसरी लेयर अगर रहेगी इंट्यूगमेंट की तो उसे क्या नाम से जानेंगे? एरिल के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत? तो एरिल किस प्लांट में दिखता है? लीची में दिखता है। याद रखिएगा 3 लेयर होगी। लीची में खाया जाने वाला पार्ट यही एरिल ही खाते हैं, 3rd इंट्यूगमेंट ही खाते हैं उसमें। कोई दिक्कत है तक समझने में? अगली लाइन फ्यूनिकल, याद है आपको? फ्यूनिकल्स में कुछ फिलामेंट लगे होते हैं। इस फ्यूनिकल्स में छोटे छोटे कुछ फिलामेंट लगे होते हैं, धागे जैसा कुछ फिलामेंट लगा होता है, छोटा 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 फाइबर जैसा कुछ लगा हुआ होता है। इस फ्यूनिकल्स में कुछ फिलामेंट पाए जाते हैं।
और फ्यूनिकल्स में जो फिलामेंट होते हैं उन फिलामेंट्स को क्या नाम जानते हैं? ऑब्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। ऑब्ट्रेटर क्या नाम जानेंगे? लिख देते हैं यहां पर, सम फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन फ्यूनिकल। फ्यूनिकल तो समझते हो ना, फ्यूनिकल में कुछ फिलामेंट लगे होंगे, नोन एज ऑब्ट्रेटर, OBTUR, नोन एज OBTUR ATORS, ऑपरेटर्स। ऑब्ट्रेटर्स के नाम जानते हैं, ऑब्ट्रेटर्स, OBTUR ATORS, ऑब्ट्रेटर्स के नाम से जानते हैं। और इस ऑब्ट्रेटर्स का काम क्या है? ये गाइड करता है पॉलन ग्रेन को। जब पॉलन ग्रेन यहां से आएगा ना, पॉलन ट्यूब आएगी, तो पॉलन ट्यूब इधर उधर भटक रही होगी, कहां से घुसना है मुझे उसको पता नहीं होगा, ये रेसा बताएगा कि यहां से जगह है, यहां से घुस जाओ अंदर। तो कौन गाइड करेगा? गाइडलाइन कौन देगा? यही ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम क्या है? ऑपरेटर गाइड द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड द, क्या करेगा? ऑपरेटर, OBTUR ATORS, ऑपरेटर्स गाइड। गाइड मतलब समझते हो? समझाना। गाइड करेगा कहां से जाना है, गाइड करेगा। किसको गाइड करेगा? गाइड टू पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा। पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को समझाएगा कहां की ओर, किधर से घुसना है। उस छेद का नाम, जिस छेद से घुसता है उस छेद का नाम क्या है? पाइलम। भूल गए क्या? माइक्रोपाइलम। माइक्रोपाइल छेद है, माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल छेद जहां पर आपके दोनों इंट्यूबमेंट नहीं पाए जाते, आउटर इंट्यूबमेंट और इनर इंट्यूबमेंट देखो यहां पर नहीं है, इस जगह को माइक्रोपाइल कहेंगे। तो माइक्रोपाइल की ओर, तो ऑब्स्ट्रेटर गाइड टू पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल्स। माइक्रोपाइल्स की ओर समझाएगा कि माइक्रोपाइल सामने है, यहां घुस जाओ अंदर। उसको रास्ता दिखाने का काम कौन करेंगे? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? फिलामेंट, पतले पतले धागे जैसे होते हैं, फिलामेंट से आपके फ्यूनिकल से अटैच होते हैं। यही धागे समझाते हैं इधर से चले जाओ, इधर से मुड़ जाओ, यहां से रास्ता है जाने का अंदर। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? अगर नहीं है जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। सर माइक्रोपाइल से पानी बोलो। जाता है ना? हाँ, माइक्रोपाइल से पानी जाता है जब सीड जर्मिनेशन होता तब। अभी सीड तक पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम ओव्यूल्स लेवल पर है। तो ओव्यूल्स लेवल पर इसी माइक्रोपाइल से भी कौन घुसेगा? पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी। पॉलन, अभी पॉलन ट्यूब जाएगी, बाद में जब सीड बन जाएगा तो उसमें से पानी घुसेगा। आपका आंसर सही है, पानी घुसता है, लेकिन सीड हालत में। इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो, समझ लो, और हम 1 मिनट के अंदर कंटिन्यू करते हैं। इसको रफ कर रहे हैं हम 1 मिनट में, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। इसकी इमेज भेजना। इसकी एक फोटो खींच के अच्छा भेज देना, भेज देना ग्रुप पे, भेज दो इसकी एक इमेज लेके। चलो रफ कर दें बच्चों, हो गया नोट डाउन? अब हम आगे पढ़ेंगे मेगा स्पोर्जेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने समझा दिया। जरूरत है तो एक बार फिर से समझा देंगे। सुनना ध्यान से सुनना। जिन बच्चों को अभी भी कोई डाउट है तो एक बार सुनेंगे सभी बच्चे, अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कर। प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? गायनोशियम कहते हैं। उसकी एक यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टल के नाम से जानते हैं। इस कार्पेल या पिस्टल में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।
स्टिग्मा वो पार्ट है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड करेगा। स्टाइल लंबा सा पार्ट है, लंबा सा पार्ट है, थिन लॉन्ग पार्ट है, जो किसको किससे कनेक्ट करता है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? स्टाइल करता है। और ओवरी सोलोन पार्ट है, नीचे बेस वाले भाग में, निचले हिस्से में। स्टाइल के निचला हिस्सा फूला हुआ होता है, सोलोन होता है, उसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर कौन रहता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं? एक ओवरी के अंदर कितने भी ओव्यूल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो कौन सा प्लांट है। किसी किसी प्लांट में एक होते हैं, किसी किसी प्लांट में मेनी होते हैं। अब ओवरी में जिस जगह पर ओव्यूल्स आते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? द प्लेस वेयर ओव्यूल्स आर अकर इज नोन एज, जल्दी बोलो, लोक्यूल। क्या बोलेंगे? जहां पर ओव्यूल्स आते हैं उस जगह को लोक्यूल्स कहते हैं। लोक्यूल्स में कहीं ना कहीं पर क्या बनेगा? पहले सबसे पहले कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसे क्या कहेंगे? कुशन लाइक स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा से में कौन लगेगा आगे जाकर? ओव्यूल्स लगेंगे। प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करने के लिए डंडी लगेगी, डंडी कहेंगे फ्यूनिकल के नाम से जानेंगे, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जहां पर जाकर ओव्यूल को टच करेगा उस प्लेस को कहेंगे हाइलम। हाइलम के नाम से जानेंगे। हाइलम। अच्छा, फिर ओव्यूल्स में, ओव्यूल्स के मेन पार्ट को क्या कहते हैं? अगला लाइन, ओव्यूल्स, हाँ, न्यूशिलस के नाम से जानते हैं। तो ओव्यूल्स के मेन पार्ट को न्यूशिलस के नाम से जानते हैं। और ये न्यूशिलस चारों तरफ से कवर होता है, कितनी लेयर से कवर होता है? जनरली 2 लेयर से कवर होता है। 2 लेयर का नाम आउटर इंट्यूगमेंट एंड इनर इंट्यूगमेंट। जनरली 2 ही इंट्यूगमेंट होते हैं। बट लीची इकलौता ऐसा प्लांट, लीची और कुछ और भी प्लांट ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स में 3rd इंट्यूगमेंट देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सम प्लांट्स में मिलेगा। और जिस प्लांट में 3rd इंट्यूगमेंट दिखेगा, 3rd इंट्यूगमेंट का दूसरा नाम क्या है? एरिल। 3rd इंट्यूगमेंट को एरिल के नाम से भी जानते हैं। लीची एग्जाम्पल है इसका, 3rd इंट्यूगमेंट देखने मिलता है। अगली बात, इस फ्यूनिकल में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, जो गाइड करते हैं, किसको गाइड करते हैं? पॉलन ट्यूब को, कि कहां पर माइक्रोपाइल है, कहां से घुसना है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? इस फिलामेंट को क्या कहेंगे? ऑब्टूरेटर के नाम से जानेंगे। ऑब्टूरेटर के नाम से जानेंगे। वो जगह जहां पर आउटर और इनर इंट्यूगमेंट दोनों एब्सेंट होगी उस जगह को क्या कहेंगे? ओव्यूल्स के उस पार्ट को जहां दोनों इंट्यूगमेंट लेयर ना पाई जाए, कौन सा एंड? माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। और उसके अपोजिट डायरेक्शन को, इसको माइक्रोपाइल कर दो, इसको क्या कहेंगे? इधर वाले को चलाजल है। क्या कहेंगे? बोलो, चलाजल एंड। वेरी गुड, चलाजल एंड कहेंगे। चलाजल एंड कहां होगा? माइक्रोपाइल के हमेशा उल्टा में होगा। माइक्रोपाइल इधर है तो इसके अपोजिट में चलाजल एंड होगा। ये रहा चलाजल एंड। इतनी बातें समझ में आ गई ओव्यूल्स के बारे में। और यहां तक समझ में आ गया है तो आपको इतनी बातें समझ गए, तो इसको आगे रफ करते हैं और ओव्यूल्स को और अंदर पढ़ते हैं कि ओव्यूल्स में मेगा स्पोर कैसे बनता है। मेगा स्पोर अभी तक नहीं बना है, इसके अंदर बनना है, न्यूक्लियस से बनेगा। तो न्यूक्लियस से मेगा स्पोर कैसे बनेगा, इस प्रोसेस को पढ़ते हैं। और मेगा स्पोर बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। वेरी गुड, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अगला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाने से पहले माइक्रो स्पोरोजेनेसिस याद है सभी को? अगर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस याद है तो आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। अगर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस याद है सभी को तो मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। याद है? कल की क्लास याद है? कल स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, शुरू में ही आके रिवीजन कराए थे। याद है? चलो, याद होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, समझाता हूं। तो ध्यान से समझना, इसको हम जूम करके बाहर निकालते हैं। तो देखो ये क्या है बाहर में, सबसे बाहर में ये कौन सी लेयर है? सबसे बाहर में बताइए, ये रहा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से ये कौन सी लेयर लगी हुई है? ये बताइए, ये कौन सी लेयर लगी हुई है? इस लेयर का नाम बताइए। और ये कौन सी लेयर है? जल्दी से।
और ये जो बना रहे हैं इनर इंटीग्रल, और ये क्या है, ये फ्यूनिकल, देख पा रहे हो, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल नाम की डंडी है, फ्यूनिकल। ये रहा आउटर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट। ये अंदर वाला रहा इनर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट। समझ में आई बात? और ये अंदर में क्या होंगे, इसके अंदर में अभी बताया क्या होगा, ये अंदर में पूरे में न्यूक्लियस होगा। अंदर में क्या होगा, ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, कोई बोल नहीं रहा बच्चे, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस कैसी होती है तो देखना, अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। ये कैसी सेल होगी, अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारी अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और इन्हें ही हम किस नाम से जानते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल को क्या नाम से जानते हैं, बोलो, न्यूक्लियस। वेरी गुड। तो न्यूक्लियस क्या है, आपसे पूछेंगे क्या है न्यूक्लियस, देखो यही है न्यूक्लियस जो बना रहे हैं हम। कैसी है, सारी सेल सेम टू सेम है कि नहीं है, लगभग। हम बनाने भले छोटी बड़ी हो गई हो, लेकिन सब सेम टू सेम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बनाते समय हमसे गलती से भले छोटी बड़ी बन गई हो, बट बनाना सेम था आपको। ये क्या अंदर में भरा हुआ है, ये सारी सेल को एक साथ क्या कहेंगे, ये कैसी सेल है, डिफरेंशिएटेड कि अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस, होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। कोई दिक्कत, अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल है, और इन्हें किस नाम से जानेंगे, अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल को किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते थे। न्यूक्लियस है ये। न्यूक्लियस कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ही न्यूक्लियस कहते हैं, याद रहेगा। न्यूक्लियस किसके अंदर भरा होता है, इंट्यूगमेंट के अंदर भरा हुआ होगा, ओव्यूल्स में। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में, कोई दिक्कत है, नो सर। दिस मास ऑफ द सेल सराउंडेड बाय सिंगल सेल थिक लेयर, इसके चारों तरफ एक सिंगल सेल थिक लेयर होगी, उस लेयर को क्या कहेंगे, सिंगल सेल थिक लेयर होगी चारों तरफ। इस लेयर का नाम बताइए, एक सेल की थिकनेस वाली एक लेयर होगी ये चारों तरफ, इस सेल को क्या कहेंगे बताइए सोचकर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस याद है तो, एपिडर्मिस। वेरी गुड, ये रही एपिडर्मिस। ये चारों तरफ से किससे कवर है, एपिडर्मिस से क्या कवर है। कितने लेयर की होती है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर थिक होती है। तो ये क्या बना दिया हमने, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस है सिंगल लेयर थिक, और उसके अंदर कौन है, न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत है तक समझने में। अब इनमें से ही अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल में से ही कोई एक सेल साइज में बड़ी होने लगेगी, इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाएगा और साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, और इस सेल को आर्कीस्पोरियल सेल के नाम से जानेंगे। इन्हीं में से कोई एक सेल, एनी वन ऑफ देम, कोई भी एक सेल साइज में क्या हो जाएगी, बाकी सेल से बड़ी हो जाएगी। देखो बाकी सेल से बड़ी कर दो, ये देखो बाकी सेल से बड़ी हो गई। साइटोप्लाज्म कैसा हो जाएगा, इसका डेंस हो जाएगा। इसका न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये सेल डिफरेंशिएटेड हो गई, बाकी सेल अनडिफरेंशिएटेड है, ये सेल डिफरेंशिएटेड हो गई। तो एनी वन ऑफ द सेल क्या हो जाएगी, इनमें से ही कोई एक सेल क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएटेड हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी, लार्ज साइज की हो जाएगी, इंक्रीज इन साइज हो जाएगी, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, और न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, इसका प्रोमिनेंट हो जाएगा। और इस सेल को किस नाम से जानेंगे, आंसर दीजिए, आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलेंगे, आर्कीस्पोरियल सेल के नाम से जानेंगे। आर्की, CHE,
आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जानेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब ये आर्की स्पोरियल सेल आगे डिवाइड होगी। आर्की स्पोरियल सेल जब डिवाइड होगी तो कितनी कौन कौन सेल बनाती है, याद करो पुरानी क्लास, वही सेम आंसर होगा। आर्की स्पोरियल सेल आगे जाकर डिवाइड हो जाएगी और दो सेल बनाएगी। कौन कौन सी वो दो सेल? वेरी गुड, प्राइमरी स्पोरोजिनस पेराइटल सेल। और दूसरी बताइए? प्राइमरी स्पोरोजिनस। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यहां पर याद रखिएगा, प्राइमरी पेटल सेल से यहां पर बॉल ऑफ एंथर नहीं बनेगी। वहां पर बॉल ऑफ एंथर बन रही थी ना, यहां पर कुछ और ही काम करता है। इसका जो वर्क है अभी तक अलग अलग स्पीशीज के प्लांट में अलग अलग देखने को मिलता है, इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में सिर्फ फोकस करते हैं। इसमें से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वही सेल एक्ट करेगी, किसकी तरह एक्ट करेगी? किसकी तरह एक्ट करेगी? मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी। किसकी तरह एक्ट करेगी? दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एक्ट एज द मेगास्पोर मदर सेल। किसकी तरह बिहेव करेगी? मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, एमएमसी की तरह बिहेव करेगी। मेगास्पोर मदर सेल की तरह कौन बिहेव करेगा यहां पर? यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और बताइए आगे जाकर क्या पैदा होंगे इससे? मेगास्पोर मदर सेल से कौन पैदा होंगे? आंसर दो। कौन पैदा होंगे? मेगास्पोर मदर। किस घटना से पैदा होंगे? माइटोसिस या मियोसिस? क्या होगी? मियोसिस नाम की प्रोसेस होगी। यहां पर मियोसिस नाम की प्रोसेस करेंगे और मियोसिस के बाद मेगास्पोर बनेंगे। बताइए एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बनेंगे? मियोसिस हुई है तो 4। बोलो 4 मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। तो देखो यहां पर हमने क्या क्या किया। देखो ये आर्की स्पोरियल सेल थी, आर्की स्पोरियल सेल आगे जाकर डिवाइड होगी, कितनी सेल बना लेगी? 2 सेल। आर्की स्पोरियल सेल से कितनी सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। कौन कौन सी? पहली सेल का नाम प्राइमरी पेराइटल। प्राइमरी पेटल सेल। और दूसरी सेल का नाम? दूसरी सेल का नाम प्राइमरी स्पोरोजिनस। प्राइमरी स्पोरोजिनस तो तो ये प्राइमरी पेटल सेल है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे जाकर डिवाइड होगी और कितनी सेल बना लेगी? तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से आगे जाकर सेल डिवीजन होगा, कितनी सेल बन जाएगी? 4 सेल बन जाएंगी। कौन कौन सी नाम से जाने जाएंगे? इस सेल का नाम बताइए, 4 सेल का नाम। इन 4 सेलों किस नाम से जानोगे? हाँ, ये मेगास्पोर टेट्राड के नाम जानेंगे। मेगास्पोर है ये, 4 मेगास्पोर बन गए। देख सकते हो कितने मेगास्पोर बने आपके सामने स्क्रीन में। ये 1 2 3 4 मेगास्पोर बने। किससे बने ये चारों मेगास्पोर? मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल कौन थी? मेगास्पोर मदर सेल का दूसरा नाम बताइए। यहां पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ही मेगास्पोर की तरह काम करेगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ही मेगास्पोर की तरह वर्क करेगी और उसी से प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से ही 4 मेगास्पोर बन गए। कोई दिक्कत? इस हिस्से को क्या कहेंगे बताइए? इस हिस्से को और इस हिस्से को नाम बताइए। ये छेद वाले जगह को माइक्रोपाइलर है। माइक्रोपाइलर एंड। और इस तरफ वाले हिस्से को सलासल है। इतनी बात समझ में आ गई? तो 4 मेगास्पोर कितने बने? 4 बने। क्या चारों मेगास्पोर के चारों बच्चे जिंदा रहेंगे क्या? नहीं, इनमें से 3 बच्चे मर जाएंगे। कौन से 3 मरेंगे? आप आंसर दीजिएगा। आपको नंबर देकर हम आंसर पूछते हैं। 1 2 3 4 नंबर हमने डाल दिया आपको समझाने के लिए। बताइए इनमें से कौन कौन से नंबर वाले मरेंगे और कौन सा जिंदा बचेगा? एक ही जिंदा बचेगा। कौन कौन मर जाएंगे और कौन सा जिंदा बचेगा? 3 को मरना है, 1 को जिंदा बचना है। देखो छेद यहां है, सोचो गोली आएगी तो इधर ही से आएगी। पहली गोली किसको लगेगी? ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये बच जाएगा। समझना ध्यान से। छेद वाली तरफ से 3 मार दो, मतलब सिर्फ उनमें से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होगा। कौन से हिस्से वाला? चलाजल इंड वाला या माइक्रोस्पोरल इंड वाला? सलासल है। याद रखना। तो इन 4 मेगास्पोर में से ओनली 1 मेगा
स्पोर आर फंक्शनल। सिर्फ एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल है। कौन से तरफ वाला? माइक्रोपाइलर इंड वाला या चलाजल इंड वाला? चलाजल है। चलाजल मेगा स्पोर भी बोल सकते हो उसको, चलाजल इंड की ओर है। चलाजल मेगा स्पोर जिंदा बचेगा, बाकी 3 मेगा स्पोर का राम नाम सत्य हो जाएगा, गो बैंड डी जनरेट हो जाएंगे। सिर्फ फंक्शनल एक ही मेगा स्पोर बचेगा। इस तरह बताइए कि एक ओव्यूल्स के अंदर कितने मेगा स्पोर होंगे? एक ओव्यूल्स के अंदर कितने मेगा स्पोर है? दो आंसर। 1। एक ओव्यूल्स में सिर्फ एक ही मेगा स्पोर जिंदा बचता है, बाकी के 3 मर गए। एक ओव्यूल से एक ही ओव्यूल्स में एक ही मेगा स्पोर जिंदा बचता है। कोई दिक्कत है क्या समझने में? मेगा स्पोर कितने बचे? 1। एक मिनट, 1। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही मेगा स्पोर जिंदा बच रहा है इस पूरी घटना में, इसलिए इस तरह के डेवलपमेंट को, इस घटना को मेगा स्पोरोजेनेसिस जो घटना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस घटना को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह सकते हैं क्या? तो आपसे पूछा जाए व्हाई मेगा स्पोरोजेनेसिस, व्हाई मेगा स्पोरोजेनेसिस is known as या is मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बताओ इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? मोनो मतलब 1, स्पोर मतलब स्पोर। सिर्फ कितने स्पोर बने इस घटना में? कितने स्पोर बने? कितने मेगा स्पोर बने? सिर्फ एक मेगा स्पोर बना, इसलिए इसके डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह सकते हैं क्या? तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसा डेवलपमेंट है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। जबकि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में कितने बन रहे थे? कितने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़े थे? कितने माइक्रोस्पोर बने थे वहां पर? 4। 4 बने थे। चारों जिंदा थे कि नहीं थे? चारों जिंदा थे कि मर गया था कोई? चारों जिंदा थे, इसलिए टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट था। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा है? टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट है। और मेगा स्पोरोजेनेसिस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट समझ में आया? 2 तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट है, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। याद रखिएगा, वाई हटा दो तो बन गया आपका सेंटेंस आंसर। मेगा स्पोरोजेनेसिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट because only one megaspore is formed during this process. Only one megaspore is formed during this process. इस प्रोसेस में सिर्फ एक मेगा स्पोर बना है, इसीलिए इसको मेगा स्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। शुरू से एक बार समझा दे रहे हैं, जल्दी से सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारी अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल होंगी, और यही अनडिफरेंशिएटेड होमोलॉगस मेरिस्टेमेटिक सेल बहुत सारी हैं। इन्हीं में से कोई एक, एनी वन ऑफ देम क्या होगी? साइज में डिफरेंशिएटेड होने लगेगी, साइज में बड़ी होने लगेगी, उसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, और उस सेल को आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जाने लगेंगे। कितनी आर्की स्पोरियल सेल बनेगी इसमें? एक ओव्यूल में सिर्फ एक। वहां कितनी आर्की स्पोरियल सेल बनी थी? वहां पे 4 बनी थी, यहां सिर्फ एक ही बनेगी। यहां पर सिर्फ एक ही आर्की स्पोरियल सेल बनेगी, और इस आर्की स्पोरियल सेल से आगे जाकर फिर डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, और 2 सेल बनेंगी। पहली सेल का नाम होगा प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरी सेल का नाम होगा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल का फंक्शन जो है अलग अलग सेल में अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग प्लांट में। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल यहां पर मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी और मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी, और मेगा स्पोर इससे मियोसिस होकर 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन 4 में से 3 मेगा स्पोर नॉन फंक्शनल होंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। ओनली 1 मेगा स्पोर विल बी फंक्शनल, और वो किस तरफ का होगा? चलाजल इंड का या माइक्रोपाइलर इंड का? तो ओनली चलाजल इंड वाला जो मेगा स्पोर है वही इकलौता फंक्शनल होगा, बाकी सब नॉन फंक्शनल होंगे, अनडेवलप हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। इस तरह एक मेगा स्पोर डेवलप हुआ इस पूरी घटना में, इसलिए मेगा स्पोरोजेनेसिस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं।
इसके साथ साथ आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस यहां पर कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ेंगे मेगा गैमेटोफाइट्स कैसे बनते हैं। अब ये स्पोर से गैमेटोफाइट कैसे बनेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये मेगा स्पोर जो है ये आगे जाकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बना लेगा पूरा का पूरा। इससे क्या बन जाएगा अंदर जाकर, ओव्यूल्स के अंदर क्या होता था, हमने पढ़ाया था आपको याद करो। ओव्यूल्स के अंदर मेगा आपके एम्ब्रियो सैक होते थे कि नहीं होते थे। एम्ब्रियो सैक किससे बनेगा, इसी एक मेगा स्पोर से बनेगा। एक मेगा स्पोर से एक पूरा एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एम्ब्रियो सैक तो याद है ना आपको, 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला, नहीं है तो कोई बात नहीं, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है, कल हम लोग पढ़ेंगे मेगा गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस कर लें। फीमेल हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कंप्लीट कर डालेंगे हमको लगता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन तो हो ही गया है, कल फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से। फिर बचेगा पॉलिनेशन कराना दोनों का और बच्चे पैदा करवाना, तो वो अगली क्लास में करेंगे मीटिंग वेटिंग। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ जल्दी से, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कंप्लीट कर देने वाले हैं। चलेगा, एनसीईआरटी बुक से जहां तक पढ़ा दिया है वहां तक रीडिंग करते रहना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से ज्यादा इसलिए पढ़ा रहे हैं चैप्टर को क्योंकि चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल आपको डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। वो 10-15 क्वेश्चन हमने बोला ना आपके नीट में एक्स्ट्रा आते हैं कॉन्सेप्ट से, तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपको इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, वरना एनसीईआरटी की लाइन पढ़कर हम आगे बढ़ सकते थे। समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करना, इंपॉर्टेंट वाला इंपॉर्टेंट चीजों को रीडिंग करते जाओ उससे। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो एक ही बार सुनने के लिए था, 1 रील का था। जितना एनसीईआरटी में नहीं दिया और हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ सुनने के लिए है, एक बार सुनने के लिए और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, बार बार पढ़ने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, फिर आज के लिए बाय बाय। सर इसकी स्क्रीनशॉट इमेज भेजना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भिजवा देते हैं।